सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज। कि कौन से हमारे पास अलग अलग शेड्यूलिंग के क्राइटेरियाज हैं। कोई बता सकता है कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग के। चलो मैं बता देती हूँ। हाँ, जो डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं उनकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। और जो चॉइस होती है हर एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम की मे फेवर फ्रॉम वन क्लास ऑफ प्रोसेसेस ओवर अनदर। उनकी जो चॉइस है एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम की वो फेवर करती है एक प्रोसेसेस के एक क्लास से दूसरी क्लास में, ठीक है। इन चूजिंग विच एल्गोरिदम टू यूज़ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, हम अगर मान लो कोई भी अगर एल्गोरिदम चूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसके पर्टिकुलर सिचुएशन का यूज़ कर सकें, वी मस्ट कंसीडर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एल्गोरिदम। अगर हम किसी भी एल्गोरिदम को ऐसे एक पर्टिकुलर यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें हमें उस एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि मतलब कि वो क्या कर सकता है, एल्गोरिदम क्या यूज़ है क्या यूज़ है उस एल्गोरिदम का, ठीक है। कुछ हमारे पास ये क्राइटेरियाज हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के जिनसे हम एल्गोरिदम्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट इज अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मीन्स द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस टू एंटर द रेडी क्यू। वो टाइम किसी भी प्रोसेस के लिए मतलब कि हम वो टाइम जो हमें चाहिए होता है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस के लिए चाहिए होता है कि कौन से टाइम में कितने टाइम पे जो प्रोसेस है वो एंटर हुआ है रेडी क्यू में, और वो टाइम जब प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है सीपीयू की मदद से, ठीक है। अराइवल टाइम इज दैट टाइम एट विच द प्रोसेस इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। और जो अराइवल टाइम होता है वो हमेशा ही या तो पॉजिटिव होता है या ज़ीरो होता है, कभी भी वो नेगेटिव में नहीं आता है, ठीक है। या तो पॉजिटिव होता है या फिर ज़ीरो होता है, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज़ कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम से पता लग रहा है मतलब कि जिस टाइम पे हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ होगा दैट इज़ कंप्लीशन टाइम, ठीक है। कि कितने टोटल टाइम पे सीपीयू ने हमारे प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। और जो कंप्लीशन टाइम है वो भी हमेशा या तो पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव ही होती है वो हमेशा ज़ीरो से बड़ी ही होती है, ठीक है। वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती, कंप्लीशन टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, या वो हमेशा ज़ीरो से बड़ा ही होता है, ठीक है। वो ज़ीरो भी नहीं होता है कंप्लीशन टाइम हमेशा ज़ीरो से बड़ा ही होता है, और हम इसको CT से डिनोट करेंगे आगे एल्गोरिदम्स में, ठीक है। और अराइवल टाइम को हम डिनोट करेंगे दैट इज AT, ओके, इन फर्दर एल्गोरिदम्स, ओके। एंड द थर्ड शेड्यूलिंग क्राइटेरिया इज टर्न अराउंड टाइम, मीन्स TAT, ठीक है। फर्स्ट लेटर्स तीनों के टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। इट इज़ ए सम ऑफ पीरियड्स, ठीक है, ये एक सम है पीरियड्स का, ठीक है। स्पेंट वेटिंग टू गेट इनटू मेमोरी, कि कितना टाइम लगा मेमोरी में जाने के लिए। टर्न अराउंड टाइम मीन्स एक ही सम बताता है कि हमें कितना टाइम लगा एक मेमोरी में जाने के लिए, ठीक है, कितना हमने रेडी क्यू में जाने के लिए वेट किया, ठीक है, और कितने टाइम में हमारा जो प्रोसेस है वो सीपीयू में एग्जीक्यूट हुआ, और हमने जो इनपुट दी थी तो कितने टाइम में हमारे को आउटपुट मिली। ये सब चीज़ नोट कर, जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो हर एक टाइम नोट करता है, ठीक है, एक प्रोसेस का, कि कितने टाइम पे प्रोसेस मेमोरी में गया, ठीक है, कि कितने टाइम पे वो रेडी क्यू में गया, और एट व्हाट टाइम वो सीपीयू में एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और कितने टाइम पे हमने सिस्टम को एक इनपुट दी थी और कितने टाइम पे हमें एक आउटपुट मिली है। द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज़ हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। इसका इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि कितना टाइम लिया सिस्टम ने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम। जो टर्न अराउंड टाइम है वो एक डिफरेंस है
कंप्लीशन टाइम का और अराइवल टाइम का। जो टर्न अराउंड टाइम है, जो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है दैट इज CT माइनस AT, मीन्स टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, ये फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम का, ठीक है, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे फर्दर एल्गोरिदम्स में। द नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज वेटिंग टाइम, दैट इज नोटेड बाय WT। ओके, दैट इज नोटेड बाय WT, ठीक है। इट ओनली अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ टाइम, ये अफेक्ट करता है टाइम पे कि कितना टाइम एक प्रोसेस ने स्पेंड किया, मतलब कि कितना टाइम एक प्रोसेस ने वेट किया रेडी क्यू तक जाने के लिए। टर्न अराउंड टाइम में क्या था कि सब टाइम का सम निकालता हूँ कि कितना टाइम उसको मेमोरी में जाने में लगा, कितना रेडी क्यू में, कितना एग्जीक्यूट होने में लगा, कितने टाइम में इनपुट दी, कितने टाइम पे आउटपुट दी। इसमें वेटिंग टाइम में सिर्फ ये जो टाइम है, वेटिंग टाइम है, ये सिर्फ फैक्टर करता है कि कितने टाइम प्रोसेस को वेट करना पड़ा, किसमें, रेडी क्यू में, ठीक है, प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा रेडी क्यू में जाने के लिए। इट इज़ द सम ऑफ, ये एक सम है, इट इज़ द सम ऑफ पीरियड स्पेंट वेटिंग इन द रेडी क्यू, वही मतलब कि कितना टाइम वेट करना पड़ा उसको रेडी क्यू में जाने के लिए। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। जो वेटिंग टाइम है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज टर्न अराउंड टाइम, कि कितना टर्न अराउंड टाइम लगा उसको, माइनस बर्स्ट टाइम, मतलब कि CPU को कितना टाइम लगा, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाने में प्रोसेस को, दैट इज बर्स्ट टाइम। एंड द फिफ्थ वन इज रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम इज व्हाट, इट इज अ टाइम फ्रॉम द सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट until the first response is produced, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम इज द टाइम it takes to start responding, not the time takes to output the response. रिस्पॉन्स टाइम एक ऐसा टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम वो टाइम है कि कितने टाइम पे हमारे सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, ठीक है, मतलब कि एट वॉट टाइम दैट द सिस्टम विल हैंड ओवर द आउटपुट, मतलब कि कितने टाइम पे हमें आउटपुट, हमने जो इनपुट दी थी मैं कितने टाइम पे हमें हमारी आउटपुट मिली है, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्स टाइम। ना कि वो टाइम, मतलब कि ये रिस्पॉन्स टाइम ये नहीं है कि कितने टाइम पे हमारे को हमारी आउटपुट मिली है। रिस्पॉन्स टाइम वो टाइम होता है जब वो हमारे को एरर्स देने शुरू कर देता है। जब एक प्रोग्राम हमारे को एरर्स देने शुरू कर देता है तब होता है वो रिस्पॉन्स टाइम, मतलब कि एक सिस्टम ने हमारे को रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है कि तुम्हारा यहाँ एरर आ गया है, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट इज गैंट चार्ट। नेक्स्ट कौन सा है, सिक्स्थ इज गैंट चार्ट। गैंट चार्ट इज द प्लेस वेयर ऑल द ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड प्रोसेसेस आर स्टोर्ड। गैंट चार्ट एक वो प्लेस है जहाँ पे सारे ही पहले से एग्जीक्यूट हुए प्रोसेस स्टोर होते हैं। जहाँ गैंट चार्ट क्या है, गैंट चार्ट एक ऐसा चार्ट है, ऐसी जगह है जहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड प्रोसेसेस होते हैं जो वो स्टोर होते हैं, क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोसेस है वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने का, कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करने का और टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करना है। दिस इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस फॉर कैलकुलेटिंग वेटिंग टाइम, ठीक है, कंप्लीशन टाइम एंड द टर्न अराउंड टाइम, ओके। and the next one is throughput. What is throughput? It is the number of processes being executed and completed per unit time. मतलब कि थ्रूपुट इज दी नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब कि कितने नंबर, थ्रूपुट में, थ्रूपुट क्या होता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस है जो वो एग्जीक्यूट हुए, ठीक है, मतलब कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब कि 5 6, मतलब कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस इसमें एग्जीक्यूट हुए और कितने टाइम पे कंप्लीट हुए एंड कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, मतलब कि कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए ये वो बताता है थ्रूपुट, और कितने टाइम पे हुए वो बताता है, ठीक है। इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ ईच प्रोसेस,
ये वेरी कैसे करता है, ये डिपेंड करता है हर एक प्रोसेस की लेंथ पे। थ्रूपुट डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ ईच प्रोसेस। ठीक है, अब हमारे पास एक और है, पर वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, दैट इज CPU यूटिलाइजेशन, मतलब कि CPU को हमने कितना यूटिलाइज किया है। वी वॉन्ट टू कीप द CPU एज बिजी एज पॉसिबल। हम चाहते हैं कि CPU जितना ज़्यादा बिजी रहे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। क्या है हमारे लिए अच्छा है, जितना ज़्यादा CPU बिजी रहेगा उतने ज़्यादा प्रोसेसेस हमारे अच्छे चलेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअली CPU यूटिलाइजेशन है जो, वो रेंज, उसकी CPU यूटिलाइजेशन की रेंज होती है 0 to 100%। कितनी CPU यूटिलाइजेशन की रेंज, CPU यूटिलाइजेशन रेंज है जो, वो वेरी करती है 0 to 100%। ठीक है, 0 to 100%। ठीक है, CPU यूटिलाइजेशन की जो रेंज है वो वेरी करती है 0 to 100%। ठीक है, इन अ रियल सिस्टम इट शुड रेंज फ्रॉम 40%। लेकिन रियल सिस्टम में इसकी जो रेंज है CPU यूटिलाइजेशन की, वो 40% तक ही जाती है, 40% से 90% तक जाती है। वैसे CPU यूटिलाइजेशन की रेंज 0 से 100% होती है, लेकिन इन रियल सिस्टम में CPU यूटिलाइजेशन की जो रेंज होती है वो कहाँ तक जाती है, 40% to 90%। ओके, 40% to 90%। ठीक है, 40% किस सिस्टम के लिए, जो लाइटली लोडेड सिस्टम होते हैं। 40% उन सिस्टम्स के लिए जो क्या होते हैं, लाइटली लोडेड प्रोसेस होते हैं। और 90% उन सिस्टम्स के लिए जो हैविली यूज सिस्टम, मतलब कि जिनको बहुत ज़्यादा हम सिस्टम को यूज़ करते हैं, उनकी उन CPU यूटिलाइजेशन की रेंज 90% रहती है और 90% तक जाती है। और जिन CPU यूटिलाइजेशंस को हम लाइटली लोडेड सिस्टम में यूज़ करते हैं, उनकी रेंज 40% तक जाती है। ठीक है, ये थे हमारे डिफरेंट CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज। सो आज के लिए थैंक यू।